तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पहला इंटरव्यू न्यूज 18 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया और इस इंटरव्यू में तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया है। चुनाव में अवाम का मूड क्या कुछ है और किन इश्यूज को लेकर वो अवाम के बीच जा रहे हैं, तमाम इश्यूज पर उन्होंने बात की और इसी इंटरव्यू पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं सुरेंद्र दुबे साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी के संकल्प पत्र की अगर हम बात करते हैं तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पिछले 5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई है, उन्होंने एक तरह से इन 5 सालों में जरूरत पूरी की है और आने वाले 5 साल में वो उम्मीदों को पूरा करेंगे। मेरा सवाल आपसे दुबे साहब यह है कि पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को देखकर क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में मुल्क के अवाम की उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, जो पिछले 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड की बात होती है तो मेन टेक्स्ट बुक तो उसकी घोषणा पत्र ही होता है। तो अगर 2014 के हम घोषणा पत्र को देखें तो उसमें जैसे बेरोजगारी की बात थी, सबसे बड़ा एक मुद्दा था। किसानों का जैसे डबल आय का है, वो तो चलिए थोड़ा बहुत किया है उसमें। मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल उससे अलग हट करके जैसे 2014 में एक सपना दिखाया पूरे देश को और उसमें कुछ हद तक कुछ काम किया भी, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ काम बिल्कुल नहीं किया। अब वो उससे परिवर्तित करके एक नया सपना दिखा रहे हैं देश को कि देखिए, आप हमें सत्ता में इसलिए लाइए क्योंकि आई एम द बेस्ट लीडर इन दिस कंट्री। ये फोकस है पूरा बीजेपी का इस समय और उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। अब वो 2014 में जो वादे हुए, अगर उनको गिनाने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा। उसमें 80% की अब चर्चा ही नहीं की, रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिया। बताना चाहिए था कि हमने काला धन हम लाए कि नहीं लाए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष हमने नौकरी दी कि नहीं दी। वो उस सब से हट करके मैंने कहा एक नए वादे, एक नया संकल्प और एक नया परसेप्शन पब्लिक के बीच में नया डिस्कोर्स पेश करते हुए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश उनको दूसरा मौका दे और वो देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और उसके पीछे बीजेपी की थीम ये है कि मोदी इज द ओनली पर्सन हु कैन डिलीवर, मोदी इज द ओनली पर्सन हु डिजर्व्स टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये एक परसेप्शन बना करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी। डॉक्टर अमित, यही सवाल आपसे मेरा यही सवाल है, जो बात सुरेंद्र दुबे साहब कह रहे थे। क्या वाकई में 5 साल जब आपकी सरकार रही है और अब 5 साल के बाद जब पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं तो अपने काम को गिनाना चाहिए कि हमने क्या कुछ किया है, लेकिन चाहे रैलियों को ले लीजिए या इंटरव्यूज को ले लीजिए, उनमें इन चीजों का जिक्र नहीं है। हां, इतना जरूर है कि अपोजिशन पर कांग्रेस को कोसा जरूर जा रहा है, लेकिन काम नहीं गिनाया जा रहा है। जी देखिए, जहां तक मेरा मानना है तो पिछले 5 साल में कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं इस सरकार ने और मुझे लगता है कि अगर उनको सेकंड टर्म मिलता है तो उन कामों को ये लोग कंसोलिडेट करेंगे। क्योंकि चाहे मोदी जी ने बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू दिया, आपके चैनल को भी इंटरव्यू दिया, तो रैलियों में भी गाहे बगाहे बात आ रही है कि इन 5 सालों में हम लोगों ने क्या किया। चाहे मोदी जी हो या जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने भी बात कही। हर इंटरव्यू में भी वो चाहे आयुष्मान योजना हो या अटल बीमा योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सारे कामों को प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री गिना ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ काम तो हुए हैं और जो कुछ काम धरातल पर भी दिख रहे हैं और जहां नहीं दिख रहे हैं, जैसे आपने संबित पात्रा का भी नाम लिया था पिछले क्वेश्चन में, तो वो बीजू जनता दल की सरकार है उड़ीसा में और वहां कितने काम हुए या नहीं हुए। लेकिन इस घोषणा पत्र में एक चीज ये नजर आती है कि इस बार भाजपा ने 2024 तक का वादा नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि जब मिड टर्म होगा, यानी जब इस साल अगर सरकार आती है और उसको 2.5 साल होंगे जो कि 2022 में जाके होंगे, तो काफी सारी योजनाएं, परियोजनाओं का खांचा उन्होंने तभी खींचा है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, जिस प्रकार अमेरिका में भी एक इनफॉर्मल तरीके से वहां के राष्ट्रपति को 2 टर्म दिए जाते हैं, अब पता नहीं ट्रंप को मिलेगा या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्थायी सरकार की भारत को जरूरत है। और अगर हम इन भाजपा को अच्छे से परखना चाहते हैं तो मुझे लगता है उनको एक और टर्म अगर मिले तब नजर आएगा कि उन्होंने सही में धरातल पर कितना काम किया या नहीं किया। क्योंकि 5 साल में डॉक्टर अमित, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, जिधर दुबे साहब ने इशारा किया था
कि बेरोजगारी एक बड़ा मसला है जी, आजादी के बाद से ही बड़ा मसला, हम पिछले 5 साल को इसमें नहीं लेंगे, आजादी के बाद से बड़ा मसला। और 2014 का कहीं ना कहीं चुनाव बेरोजगारी पर लड़ा गया था, लेकिन इस बार के संकल्प पत्र में वो इशू नहीं है। देखिए, या तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि पिछला जो चुनाव का मुख्य मुद्दा था वहां पे सबका साथ सबका विकास, वहां पे काला धन और कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और अपोजिशन ने बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार को घेरा भी है, तो और जिसको उन्होंने कई बार डिफेंड करने की कोशिश की है, मुद्रा योजना और कई इस तरह के खांचे से। तो मुझे लगता है, यानी सरकार जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो आंकड़ा संसद में दिया था कि ये सत्य है कि सरकारी नौकरियों का ही आंकड़ा नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन और या जो प्राइवेट नौकरियों के आंकड़े को भी सामने रखा जाना चाहिए। और मुद्रा योजना के अंतर्गत डेटा है जो सबको पता है कि काफी लोगों को उसका फायदा मिला है, तो उसके माध्यम से लगता है कि रोजगार तो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत थी। लेकिन शायद भाजपा को लग रहा था कि अगर हम खुले तौर पे बेरोजगारी का मुद्दा दोबारा से इस घोषणा पत्र में डालेंगे तो वो और बैकफुट पे आएंगे। ठीक है, मैं नवीन जी इस दोनों लोगों का आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कांग्रेस और बीएसपी का रिएक्शन भी इस सवाल पर ले ही लेता हूं। जयप्रकाश सिंह जी, जैसे ही बीजेपी का संकल्प पत्र, ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, कांग्रेस ने सबसे पहले कमेंट किया कि ये संकल्प पत्र नहीं है, ये झांसा पत्र है। उस पर सवाल उठाए कांग्रेस ने। मुद्दे पर इन्होंने कोई बात नहीं किया है, क्योंकि ये 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने वाले थे और कोई रोजगार नहीं दिए। एक अगर वांट कोई निकलता है सरकारी, अगर 10 आदमी के लिए वांट निकलता है तो लाखों बेरोजगार बच्चे उसके फॉर्म भरते हैं। ये हाल है देश का। इसलिए ये बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई सवाल नहीं, कुछ चर्चा नहीं लिखे अपने मैनिफेस्टो में, इसलिए कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या लिखेंगे। ये क्यों झगड़ा लगाने का काम, फिर से मंदिर मुद्दा उठाए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, मंदिर नहीं बना सके, फिर से उसी मुद्दे को उठाए, फिर से वही 370 के मुद्दे को उठाए हैं। क्यों झगड़ा लगाने का काम करेंगे, देश का विकास नहीं करेंगे, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए ये महागठबंधन हुआ है और महागठबंधन में सब लोग मिल करके देश का विकास करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चलेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे। 72,000 रुपया कम से कम एक परिवार को, जो गरीब ये तस्वीर तो चुनाव के बाद की आप बता रहे हैं, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद की आप तस्वीर बता रहे हैं। प्रशांत इंगले जी, बीजेपी के संकल्प पत्र पर मैनिफेस्टो पर मायावती जी का भी रिएक्शन आया था और उन्होंने भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि वादे तो जरूर 2014 में किए थे लेकिन पूरे नहीं हुए और एक बार फिर से धोखा पत्र जारी किया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल सही है कि ये धोखा पत्र ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मंत्रालय वाली जो बात हम कर रहे थे, नवीन जी ने कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि पूरा देश जानता है आज कि झूठ बोलने की संस्कृति ये बीजेपी की है। उसके कई उदाहरण आपके सामने आज देश के सामने है। जैसे कि ये अभी जो संकल्प पत्र में इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा लिया नहीं है, तो लेंगे भी कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 की रैलियों में और प्रचार सभाओं में इनके जो मुद्दे थे, इनकी जो बातें थी, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी को दूर हटाएंगे, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी को दूर हटाएंगे, ये जो बता रहे थे बार बार जनता को, देश को बता रहे थे, तो अब उस बारे में ये कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये झूठ कब तक पनपेगा। ये झूठ की कल्चर से आए हुए हैं, ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। और अब इन्हें पता है कि 2019 के चुनाव के उनके घोषणा पत्र में अगर वो बेरोजगारी और ये सब मुद्दे लिख के देंगे तो फिर जनता इनको सवाल करेगी कि 2014 में आपने बेरोजगारी के बारे में या फिर काले धन के बारे में क्या किया।
बेरोजगारी इनको मुल्क से खत्म हो गई वाली है, रोजगार आ गया, या वाकई में बीजेपी के संकल्प पत्रों में यह इश्यू छूट गया? हकीकत क्या है नवीन जी? अब्बू भाई, मैं सबका सिलसिलेवार जवाब देता हूं। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि पहले दुबे जी और एक और मेरे मित्र पैनलिस्ट, उनके सवाल थे, लेकिन आपने कहा कांग्रेस और बसपा से भी ले लें तो दे दें। मैं सबका एक साथ दे देता हूं जवाब। दुबे जी ने कहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ये फैलाने की कोशिश कर रही है कि मोदी एक बहुत सशक्त उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद के और उनके बिना और कोई नहीं है। ये तो सही बात है, भाजपा, देश की जनता सभी यही कह रही है कि और विश्व कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे सशक्त हैं। लेकिन दुबे जी ये बता देते कि उनके अपोजिशन में यानी नरेंद्र भाई मोदी के सामने कौन सा उम्मीदवार है जो उनसे ज्यादा सक्षम है तो ज्यादा बेहतर होता। वो तो एनालिस्ट है, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है ना, क्योंकि उनको कांग्रेस कल से तनख्वाह देना बंद कर देगी, या बीएसपी बंद कर देगी, सपा कर देगी, या टीएमसी कर देगी। वो तो मैं दुबे जी आ रहा हूं, प्रशांत जी आपके पास जाऊंगा, बात पूरी हो जाएगी। ये उनके मोदी जी के सामने सबसे सक्षम ये होगा है। उसके बाद दूसरी बात हुई कि देश में हमसे बाबी कहा जा, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, बसपा के कह रहे थे कि हम लगातार कह रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं। अरे भैया, देश में हम बेईमान हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भैया, देश में चार कुछ ही लोग ईमानदार हैं। रॉबर्ट वडेरा बहुत ईमानदार है, कमलनाथ बहुत ईमानदार है, अशोक गहलोत बहुत ईमानदार है, राहुल गांधी ईमानदार है, उमर अब्दुल्ला ईमानदार है, असदुद्दीन ओवैसी ईमानदार है, और सबसे ईमानदार मायावती जी भी है। ये बहुत ईमानदार है। हमसे कह रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र, अरे बीएसपी का घोषणा पत्र किसी ने सुना है क्या है? कोई घोषणा पत्र नहीं है। समाजवादी पार्टी ने निकाला है 7 सीटों के लिए घोषणा पत्र, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ मिलकर के घोषणा पत्र नहीं निकाला। जिस गठबंधन, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो उसमें है ही नहीं। 37 सीटों के लिए निकाला है, और बात करती है जम्मू कश्मीर के पूरे देश की। वो कहती है कि हम वाल्मीकियों का सम्मान करेंगे। 5 लाख परिवार जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के, जिनको वोट का अधिकार नहीं है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलती समाजवादी पार्टी, लेकिन वाल्मीकि की बात करेगी। मायावती जी ने अपने जबान बंद कर रखी है। दूसरी बात, कांग्रेस के मेरे मित्र कहते हैं कि हमने कहा कि हमने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी। हालांकि हमने किसी घोषणा पत्र में, पिछला घोषणा पत्र दुबे जी ने भी पढ़ा होगा, और बाकी दुबे जी पढ़े लिखे इसलिए मैं जुमला था, बाकी भी पढ़े लिखे साथी होंगे, उन्होंने भी पढ़ा होगा जी। घोषणा पत्र में मुझे किसी कॉलम में यह दिखाएं, हाँ, कि ये बताएं कि हमने जरूर कहा कि 2 करोड़ लोगों को हमने स्वावलंबी बनाएंगे, रोजगार देंगे। सरकारी नौकरियां देने की बात नहीं की थी, और रोजगार दिए। मुद्रा लोन से जब हमने 18 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को लोन दिया, तो उन्होंने रोजगार के लिए लोन लिया है। उन्होंने उसके अंदर जाकर के कहीं एलटीसी लेकर के, नवीन जी, अब तो बताने का वक्त था कि कितना रोजगार दिया है। तीसरी बात, अब ये बताने का वक्त था। तीसरी बात, नवीन जी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि रोजगार कितना दिया है सरकार ने पिछले 5 साल में? अभी भी मैं वही बता रहा हूं जी। मैं भी अभी आपको वही बता रहा हूं, कुछ और नहीं बता रहा हूं। अगर देश में 64 से 110 एयरपोर्ट बने हों, तो क्या किसी कल्पवृक्ष ने आकर के बनाए? देश के अंदर 70,000 किलोमीटर से रेलवे लाइन बदली गई हो, नए रेलवे के ट्रैक बने हो, तो किसने बनाए? देश के अंदर जो सड़कों का लगातार नेशनल हाईवे का पहले से 4 गुना अधिक विस्तार हुआ है, वो किसने किया? गांवों तक बिजली पहुंचाई, तो उसके अंदर रोजगार नहीं लगे। एक जो इन्होंने कहा कि हम गरीबों के दुश्मन हैं, हम घर देंगे, 10 वर्ष में कांग्रेस और पूरी यूपीए ने 35,000 लोगों को मकान दिए थे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ 38 लाख लोगों को डिलीवरी दे दी है, मकानों की चाबियां दे दी हैं, बाकी में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत देश के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन, जो 40 साल से अटका हुआ इशू था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देकर के सैनिकों का सम्मान किया है। देश के अंदर 1 करोड़ 95 लाख 98 लाख 977 गांवों में फाइबर केबल पहुंचा दी है। ठीक है, दुबे साहब जो दलील दे रहे हैं, जो दलील नवीन कुमार जी दे रहे हैं, क्या वाकई में यही रोजगार है? सही मानों में क्या रोजगार यही है दुबे साहब? देखिए, जो रोजगार की परिभाषा है उसमें सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी, उद्यम सारे शामिल हैं। हम मान लेते हैं कि उन्होंने रोजगार की बात कही थी 2 करोड़, और उसी के आधार पर जो फर्स्ट टाइम वोटर था जी, वो मोदी का बिल्कुल भक्त हो गया कि अरे भाई एक ऐसा नेता आ रहा है जो हमको रोजगार देगा। आप देखें,
इंटेंशन क्या है। आप सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार से लेकर तो राज्य सरकार तक खाली पड़ी हुई है। जो अपॉइंटमेंट अगर करते भी हैं तो उनको आउटसोर्सिंग से करते हैं और उनको बहुत ही मीगर सैलरी देकर के बिल्कुल मजदूरी की स्थिति तक पहुंचाए हुए हैं। आप सड़क की बात करते हैं, उसमें इंजीनियर्स की संख्या बहुत कम होती है, मजदूर बहुत होते हैं। तो वो मजदूर पहले भी उनको काम मिल रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क पूरे देश भर में पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा था। और मनरेगा से लगातार काम मिल रहा है। मनरेगा जो यूपीए ने जारी किया था, एनडीए ने भी उसको आगे बढ़ाया। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर कोई नहीं होता। मैं यही कह रहा हूं, एक बार मनरेगा जो है, मनरेगा कंटिन्यूअस रोजगार दे रहा, चाहे वो काम हो या ना हो। क्योंकि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो ये है कि जो गरीब दो वक्त भूखे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उनको रोटी मिले। तो मनरेगा ने उस दिशा में एक अच्छा काम किया। अब वो कह रहे हैं हम 150 दिन देंगे, आएंगे तो देंगे, नहीं आएंगे नहीं देंगे, एक अलग विषय हो। अभी एक सवाल हमसे बंसल जी ने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि विपक्ष में कौन नेता है। ये सवाल नहीं था, अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बताता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं जिसका चुनाव हो रहा, ठीक है ना जी। हम पार्लियामेंट में एक चुन रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, आज योगी आदित्यनाथ है। चुनाव के पहले उन्होंने कोई नाम नहीं बताया था। बिल्कुल, पार्टी जीत गई, जिसको चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया। जब मनमोहन सिंह बने तो वो प्रोजेक्ट नहीं किए गए थे। पार्टी जीत गई, पार्टी ने तय किया कि मनमोहन सिंह अध्यक्ष होंगे। तो क्या हमारा इरादा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर जाने की ओर है? दुबे जी नहीं, सब मुझे बता दिए, पूरा विपक्ष एक होकर के चुनाव लड़ रहा है। मुझे इसमें लगता है कि यूपीए के अंदर कितनी सीटों पर है कांग्रेस, कितनी सीटों पर लड़ रही है दुबे जी? उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सपा बसपा ने उसको दिया, वो गठबंधन में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। मैं उसी से ऊपर आ रहा हूं। हरियाणा, मैं वही बता रहा हूं, तमिलनाडु में जिस कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जिस मंच पे सारे विपक्ष के नेता खड़े हुए थे, वहां पे ममता बनर्जी ने सबको लात मार दी, कोई उसके साथ नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हो गठबंधन, आपका कौन सा जिसका नेता नहीं, नियत नहीं, नेतृत्व नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं। अगर यूपीए के गठबंधन, महागठबंधन की बात करते हो तो सबके नेता बताने पड़ेंगे ना। ऐसा है, कोई महागठबंधन नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई हो रही है और राज्यों में छत्रप लड़ रहे हैं। आज की जो स्थिति है, महागठबंधन कोई नहीं है, राज्यों में छत्रप लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में जब 2009-14 में सरकार बनी थी, तब भी यही स्थिति थी। कांग्रेस जो जीतेंगे अपना तय करेंगे, लड़ रही तो वो सरकार बनाएगी। अरे मैं तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस जहां लड़ पा रही, बीजेपी लड़ रही, वो कमजोर है तो आप प्रसन्न होइए। आप इसमें ताना क्यों दे रहे हैं कि 150? लेकिन नवीन जी जो आपका सवाल था, नवीन जी जो आपका सवाल था, उसका जवाब बहुत पहले प्रियंका गांधी दे चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो पीएम राहुल गांधी होंगे। कोई आदमी अगर देश में प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सफुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और यूपीए जो उसके साथ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस की, वो जम्मू कश्मीर में कह रही है कि 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए देश में। वो कह रही है कि देश को अगर चर्चाएं, नवीन कुमार जी चर्चाएं तो नितिन गडकरी की भी है, भाषा कह रही है। और इस तरह की अगर चर्चाओं पर आप बात करेंगे तो नितिन गडकरी की भी चर्चा है। यूपीए का घटक बोल रहा है और कांग्रेस के मुंह पे ताला लगा है। लेकिन ठीक है, मैं प्रशांत जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए जी। क्या मायावती जी पीएम कैंडिडेट हैं? जी सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि जी विपक्ष के पास ये कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट है नहीं पीएम पद के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में सिर्फ 2 ही पार्टियां काम नहीं कर रही इस देश की राजनीति में, इस देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी। मायावती भी है पीएम कैंडिडेट। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी भी काम कर रही है इस देश के अंदर में। मैंने कहा तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी काम कर रही है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। क्यों कहा? धर्म की राजनीति क्यों करी जी? नहीं, उन्होंने बिल्कुल आदरणीय बहन जी ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा है, उसका विपर्यास किया जा रहा है।
उन्होंने सिर्फ अपील की जो थी, टीवी चैनलों पे चल रहा है वो गलत चल रहा है, किसी और ने बोल दिया। पीछे की अबू हकीकत भाई भी मैं चला रहे आपको अपने बताता चैनल पे, हूं पूरे टीवी कि नेटवर्क पे भी हमने उस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। नवीन जी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन नवीन जी प्रशांत जी का जो इशारा आप समझ रहे हैं कि सिर्फ दो ही पार्टियां नहीं है जो पीएम दे सके, उनका इशारा मायावती जी की तरफ है। ये इसी तरफ आने वाले दिनों में जो नतीजे होंगे, जो रिजल्ट होंगे, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो इशारा आप समझ रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने सिर्फ अपील की थी, आदरणीय बहन जी ने सिर्फ अपील की थी। नहीं प्रशांत जी, जो आपका इशारा है कि सिर्फ दो ही पार्टियां नहीं है जिससे ये मटेरियल मिल सके, आपका इशारा क्या मायावती की तरफ है प्रशांत जी? अरे अपील करोगे, उस पर लिखते हो अपील, या अपील है, इस पर कार्रवाई मत करो, ये मेरा आदेश है। कैसी बातें करते हो भाई प्रशांत जी? देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हो, टीवी के नवीन जी, नवीन जी, प्रशांत जी समझ रहे हो। अपील करने पे आप लिखते हो कि अपील करिए, प्रशांत अंग्रेजी मुझे सुन पा रहे हैं आप? ये मेरा आदेश है, इसको पालन करे, ये मेरा फतवा है, इसके अलावा मैं आपके ही काम की बात कर रहा हूं। नवीन जी सुन लीजिए। प्रशांत जी, क्या अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी और अगर इस पोजीशन में हुए तो मायावती भी पीएम कैंडिडेट हो सकती है और अखिलेश यादव उनका सपोर्ट करेंगे? जी ये तो आपने ही आपके टीवी चैनल पे दिखाया था, आप बेहतरीन से जानते हो। यानी है वो पीएम कैंडिडेट है, दिखाया गया था, पीएम कैंडिडेट है वो। ये भी दिखाया था कि मायावती ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। नहीं नवीन जी, जो बात आप कर रहे थे, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। देश के अंदर में अगर ये दोनों पार्टियां फेल हो रही है, ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन नवीन जी जो बात आप कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अंदर में बीजेपी ने जो पीएम देखा, जो बीजेपी ने पीएम दिया है, वो भी हमने देखा है, दोनों भी फेलियर हुए हैं। तो अगर तीसरा, अगर देश चाहती है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश का प्रतिनिधित्व नेतृत्व करे तो है। नवीन जी आपने सुन लिया, मायावती भी है लाइन में, ममता बनर्जी भी है लाइन में, तो चेहरे की बात मत कीजिए नवीन जी। चेहरे की बात मत कीजिए, जब वक्त आएगा तो चेहरा डिसाइड हो जाएगा, जिस तरह से दुबे साहब बता रहे हैं। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार भी इस इंटरव्यू पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र दुबे साहब, प्रशांत इंगले साहब, जयप्रकाश सिंह जी, इसके अलावा नवीन कुमार और डॉक्टर अमित सिंह मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े रहेंगे।